अगर 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 आगे बढ़ना है तो दोस्तों का मजाक तो बर्दाश्त करना पड़ेगा दोस्त. सोसाइटी से डिफरेंट काम करना है तो सोसाइटी की उंगलियां तो उठेंगी आपके ऊपर. इट्स इनएविटेबल बिकॉज अगर आप एक रेले में चलेंगे तो जहरी बात है सब आपको साथ लेके चलेंगे, यार बड़ा अच्छा बंदा है ये तो बिल्कुल वही करता है जो हम करते हैं. अगर आप वही करेंगे तो जहरी बात है आप उसी लाइन में खड़े होंगे सबके सामने, फिर आप कहेंगे यार हम सबके पास लम्स की डिग्री है. मेरे पास सीवीज ऐसे आए, एक बैचेस में आते हैं जो एक ग्रेजुएटिंग बैच होता है जिसकी फॉर्मेटिंग सेम होती है. नहीं, स्टार्टअप इज़ अ वेरी हाई रिस्क वेंचर फॉर एनी वन, राइट. अभी इट साउंड्स रियली सेक्सी कि जी स्टार्टअप्स आए हुए हैं, फंडिंग आई हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द रियलिटी इज मोस्ट स्टार्टअप्स फेल. 90% ऑफ स्टार्टअप्स फेल all over the world. The only thing in my mind that differentiates a normal business to a startup is the word growth. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द बैक टू बेसिक्स पॉडकास्ट. मैं हूं नईम सिकंदर, आपका होस्ट. आज हमने दावत दी है एक ख़ास टॉपिक पे बात करने के लिए उमर सलीम उल्ला साहब को, जो कि CEO हैं सादा पे के. कैसे हैं सर आप? आई एम वेरी वेल, थैंक यू. नईम सर, बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक पे आपसे बात करेंगे जो कि बैंकिंग सेक्टर है, जो कि फिनटेक का सेक्टर है. लेकिन उस पर जाने से पहले और उस पर बात करने से पहले मैं आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना चाहूँगा इन पर्सपेक्टिव टू, बिकॉज यू आर इन द फिनटेक इंडस्ट्री. सो what was like your early career look like, if I were to ask you where you are coming from to go in this to particular Sada Pay fintech startup, which is a very risky business and highly regulated business model from the State Bank and NCCP side. So if you could talk about like your background perspective to the banking sector. हाँ श्योर. सो 20 साल का करियर बैंकर हूँ मैं. सारी ज़िंदगी गुजार दी मैंने इस सेक्टर में. स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम ABN AMRO बैंक, एक डच फॉरेन बैंक होता था एक ज़माने में पाकिस्तान में, इन द ईयर 2000. और बड़े बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था. बैक टू बेसिक पॉडकास्ट का भी नाम है. सो आई स्टार्टेड एज ए ब्रांच बैंकिंग सर्विस ऑफिसर. यानी कि अभी आप अगर किसी ब्रांच में जाते हैं और वो जो बंदा आके आपसे कहता है ना जी सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो वो मैं होता था. सो वहाँ से करियर स्टार्ट किया. वो बहुत अच्छी लर्निंग थी मेरे लिए, बिकॉज मैंने बहुत सारे अकाउंट होल्डर्स से उस ज़माने में ऑलमोस्ट 2 साल मैंने वो रोल किया था डिफरेंट लेवल्स पे, इंटरेक्ट किया था. और उसकी वजह से आई फील जो मेरा एक थोड़ा बहुत सुपर पावर है व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग यूज़र्स, वो वहाँ से डेवलप हुआ. क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता था ऑन अ डेली बेसिस, और जनरली लोग ब्रांच में आते थे प्रॉब्लम्स लेके, तारीफ़ करने तो कोई नहीं आता. तो मेरा वहाँ से करियर शुरू हुआ, और वहाँ से फिर मेरी जो कस्टमर साइकी जिसको कहते हैं वो काफ़ी अच्छी डेवलप हो गई. आई कैन क्वाइट ईजली फिगर आउट कि जो एक रिटेल बैंकिंग का कस्टमर है वो चाह क्या रहा है इस वक्त, लाइक व्हाट डू दे वांट, स्पेशली इफ़ दे कॉल अप फॉर अ कंप्लेन. तो आई स्पेंड 4.5 years देयर. उसमें वहाँ थोड़ी मैंने ग्रोथ देखी. उसके बाद आई जॉइंड मीज़ान बैंक इन 2006. सो जहाँ तक आपने हाई रिस्क की बात की, तो 2006 में जब मैंने मीज़ान ज्वाइन किया था तो इट वाज अ वेरी स्मॉल बैंक एंड इट हैड लाइक मे बी 20-25 ब्रांचेस. और उस वक्त इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता था. लोग कहते थे कान यहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ो, एक ही बात है. And I left a very stable, growing foreign bank, and I joined this, risky proposition. To the point कि मैंने जब ज्वाइन किया उस बैंक को तो मैंने फादर को नहीं बताया था कि मैं ये स्टेप लेने वाला हूँ. मैंने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइनिंग दे दी. जब हो गया तो मैं गया फादर के पास और मैंने कहा कि जी मैंने ये कर लिया. उन्होंने मुझसे 3 दिन बात नहीं की. He was very very angry at me कि ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है. बट मेरा एक गट फीलिंग थी कि इस्लामिक बैंकिंग टेक ऑफ करेगी पाकिस्तान में. और फिर जो मेरी इंटरेक्शन हुई थी मैनेजमेंट से ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस, तो उसमें मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इंशाल्लाह दिस मैनेजमेंट विल टेक दिस बैंक टू डिफरेंट लेवल. और वो आप देख सकते हैं कि मीज़ान बैंक इज़ अ रियल सक्सेस स्टोरी. उन्होंने इंडस्ट्री एक सेटअप किया पाकिस्तान में, एक पूरा वर्टिकल सेटअप किया इस्लामिक बैंकिंग का. And so one lesson that I learned from there is कि gut feel को trust कर लेना चाहिए, even though on paper it might sound very risky, but अगर gut feel कहती है तो वो
आप कह लें उसको गट फील कह लें या अल्लाह की तरफ से दिल में बात डालने वाली है कि नहीं ये तुम्हारे लिए ठीक स्टेप है, तो वो आई थिंक उसके ऊपर करना चाहिए। और सादा पे में जब ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई, आई वाज वर्किंग अगेन इन अ बैंक, वेरी स्टेबल बैंक, तो उस वक्त भी लोगों ने मुझसे कहा कि यार तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, लीविंग दिस एंड देन जॉइनिंग दिस वेरी स्मॉल कंपनी। वी हैड लाइक 3 people एट दैट टाइम व्हेन actually 2 people when I joined. So I was the third person to join this company. So people were literally warning me, laughing at me कि ये तो बेवकूफ़ आदमी है, ये स्टेप ले रहा है। बट वही गट फील वाली बात होती है। तो डेफिनेटली डोंट रिग्रेट एनी ऑफ द डिसीजंस दैट आई मेड। तो उसके बाद 10 साल मैंने मीज़ान में काम किया। वहाँ उनकी डिजिटल जो स्ट्रैटेजी है वो सेटअप की, उनके डिजिटल चैनल सेटअप किए। इन चैनल्स के अंदर ATMs आ जाते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कॉल सेंटर, SMS के ऊपर जो बैंकिंग होती है वो सब सेटअप करके रोल आउट किया। और 10 साल लगाए वहाँ एंड पता भी नहीं चला, बड़ा मज़ा आया वहाँ काम करने में। बहुत ज़बरदस्त मैनेजमेंट थी वहाँ की और माशाल्लाह वो ग्रोथ में उनकी नज़र आ रही है। फिर देन आई मूव टू JS बैंक, और JS बैंक का भी मैं एक्चुअली बहुत शुक्रगुजार हूँ बिकॉज उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी एक बड़े इंटरेस्टिंग वर्टिकल में काम करने की, विच इज़ कॉल्ड ओपन बैंकिंग। अब ओपन बैंकिंग का नाम सुन के लोग ज़रा परेशान हो जाते हैं बिकॉज बैंकिंग और ओपन जो है वो अजीब 2 लफ्ज़ हैं इनके। बंदा कहता है यार ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन बेसिकली ओपन बैंकिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जो यूज़र है, यानी कि आप जो अकाउंट होल्डर है, यू आर द ओनर ऑफ योर डेटा। ठीक है, सो अगर आपका डेटा बैंक में रिजाइड कर रहा है तो आपके पास राइट होना चाहिए उस डेटा को शेयर करने का, आपके पास होना चाहिए वो राइट। तो फॉर एग्जांपल जो दुनिया में ओपन बैंकिंग आई है, स्पेशली अगर UK में देखें, इवन अब इंडिया में भी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, वो ये कहता है कि जैसे आपने अकाउंट एक रखा हुआ है लेट्स से किसी बैंक के अंदर, ठीक है, 15 साल से वो अकाउंट चल रहा है। अब वो एक डेटा कलेक्ट हो रहा है कि हर महीने आपकी सैलरी आती है, उसके बाद आप यहाँ ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो अच्छा खासा एक डेटा है। अब बैंक्स अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ हैविंग लैक ऑफ कैपेबिलिटी या वो फोकस नहीं करते इन एरिया में, उस डेटा को कैपिटलाइज नहीं करते। एग्जांपल दूं मैं आपको कि अगर आप किसी जो आपका बैंक है, फॉर एग्जांपल कोई भी बैंक हो जहां आपका अकाउंट है, उनसे आप क्रेडिट कार्ड बनवाने जाएंगे ना, तो वो कहेंगे यार बैंक की स्टेटमेंट ले आए। तो आप कहेंगे यार वो तो आपके बैंक में है। कह रहे नहीं सर वो डिपार्टमेंट फ़र्क है, आप जो है ना वो ब्रांच पे से जाके ना मुझे वो प्रिंट करके ला दें, डिपार्टमेंट फ़र्क है, इवन दो द बैंक इज़ द सेम। तो दुनिया के अंदर ना फिनटेक्स आई हैं जिन्होंने कहा है कि यार ओपन बैंकिंग के थ्रू मैं नईम का डेटा लेके उनको क्रेडिट कार्ड ऑफर कर दूंगा, और वो आप जो है ना वो उस फिनटेक को उनके प्लेटफॉर्म पे जाके अलाउ करेंगे कि यार मेरा HBL से भी डेटा ले लें, मेरा UBL से भी डेटा ले लें, मेरा JS से भी डेटा ले लें, और उसकी बेसिस पे एक कुछ मुझे प्रोडक्ट ऑफर करें। तो ओपन बैंकिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि द यूजर बिकम्स एम्पावर्ड इन शेयरिंग दैट डेटा, अगर वो डेटा शेयर करना चाहता है। तो उस इनिशिएटिव में हमने काम किया। वहाँ वी लॉन्च पाकिस्तान फर्स्ट ओपन बैंकिंग प्लेटफॉर्म इन 2018, और वहाँ से मुझे सीखने को बहुत मिला बिकॉज दैट वाज अ वेरी वेरी न्यू एरिया इन पाकिस्तान एंड डेफिनेटली फॉर मी। उसी प्रोसेस के अंदर, क्योंकि ओपन बैंकिंग के अंदर पार्टनरशिप्स क्रिएट करनी होती हैं आपको डिफरेंट फिनटेक्स के साथ, तो मेरी मुलाकात हुई जो सादापे का फाउंडर है ब्रैंडन। ही इज़ एन अमेरिकन बॉर्न इन मायामी, एंड उसकी जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानियों को ना पाकिस्तान का पोटेंशियल नज़र नहीं आता है for whatever reason. Maybe we are a little pessimistic as a nation, and we don't see the high level view. तो high level view में पाकिस्तान के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, नहीं बहुत ज़बरदस्त है। For example, we are the 5th most largest country in the world. जहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ अच्छी हो रही है। अब ना ऑब्वियसली पीपल से उससे चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि आप एक बहुत बड़ी मार्केट हो गई है पाकिस्तान में। अच्छा, 65% ऑफ आवर कंट्री इज़ लेस दैन 30 years old, तो इट्स अ वेरी यंग कंट्री, राइट। 10 लाख फोन्स जो हैं 4G फोन्स कनेक्शंस आर कमिंग ऑनलाइन एवरी मंथ, एवरी मंथ। सो दिस कंट्री इज़ गेटिंग डिजिटली कनेक्टेड एज वेल। तो ये जो पॉपुलेशन का नंबर, यूथ का नंबर प्लस डिजिटल कनेक्टिविटी का नंबर, ये एक ऐसे नंबर्स हैं जो बहुत कम मुल्कों में आपको मिलते हैं, यू नो। सो व्हेन ब्रैंडन पाकिस्तान केम ऑन हिज रेडार, ही स्टार्टेड चेकिंग कि यार पाकिस्तान का इंप्रेशन तो बहुत बुरी है, स्पेशली अमेरिका में रहते हुए तो बहुत ही बुरी है, लेकिन रियलिटी क्या है। एंड व्हेन ही गॉट he came to Pakistan multiple times, तो उसने ये रियलाइज़ किया कि यार यहाँ तो बहुत
बहुत ग्रोथ के चांसेस हैं. इट इज़ एन अनडिस्कवर्ड जेम जिसको कहते हैं. तो ही स्टार्टेड रीचिंग आउट टू डिफरेंट बैंक्स के हम पार्टनरशिप्स कर सकते हैं. ही वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि किस तरह से कंपनी को सेटअप किया जाए या क्या प्रोपोजिशन पाकिस्तान में लिया जाए. तो उस आउटरीच के अंदर मेरी उससे मुलाकात हुई ड्यूरिंग माई JS डेज, और फिर देन वी बिकम फ्रेंड्स. क्लिक करने वाली बात होती है. And I think the first opportunity I got, I asked him, how can I help you in a professional capacity, not just as a partner, but and he said, बताओ तुम्हारे माइंड में क्या है. उस वक्त again as I said 2 लोग थे उसके पास ना. It was a nothing company, Excel sheet पे थी ये कंपनी. तो I said, टाइटल का मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन I want to contribute because I like your vision, I like your focus, और तुम्हें पाकिस्तान की जो रियलिटीज़ हैं वो समझ आ गई हैं. बिकॉज मैंने बहुत गोरे ऐसे देखे जो बाहर से आते हैं, वो समझते हैं उनके पास सारे मसलों के हल हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी डिफरेंट है. आपको टाइम गुजारना पड़ता है, आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, पाकिस्तानियों को भी समझना पड़ता है. पाकिस्तानीज़ मैंने काफ़ी दुनिया देखी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पाकिस्तानीज़ मुझे बाकी में दिल से अजीज़ हैं. बहुत ही अच्छे लोग हैं हम लोग, बहुत अच्छा दिल है हमारा, लेकिन हम थोड़े से डिफरेंट कौम है, राइट. तो वो समझना ज़रूरी है, स्पेशली एक फॉरेनर को वो समझना ज़रूरी है. तो बाय द टाइम जब वो मुझसे मिला था इनिशियली अर्ली 2019 में, तो ही हैड स्पेंट 1 year इन पाकिस्तान, गोइंग इन एंड आउट. आता था, देखता था, मिलता था, फिर सोचता था क्या करें क्या ना करें, फिर आता था, फिर बैंकों से मिल रहा था, टेक्नोलॉजी कंपनी से मिल रहा था, फ्यूचर एम्प्लॉइज से बात करने की कोशिश कर रहा था. तो आई लाइक द फैक्ट कि उसने टाइम लगाया, मेहनत कर रहा था वो पाकिस्तान को समझने में और पाकिस्तानियों को समझने में. तो I offered my services and he said कि यार let's do it if you're comfortable, because I was leaving again, as I said, a very stable job for a very high risk proposition. But in my mind I didn't think it was high risk, because high risk चीज़ उस वक्त होती है जब आप समझते हैं कि आप में वो capabilities नहीं है. So based on जिस तरह से ब्रैंडन था, जिस तरह से हम लोगों ने इनिशियल हायर्स किए हुए थे, जिस तरह आई फेल्ट के आई वाज कॉन्फिडेंट इन माय एबिलिटीज़ एज वेल, आई सेड कि यार अगर हम दिल से मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह वी विल मेक दिस इनटू समथिंग. एंड नाउ माशाल्लाह सादा पे इज़ क्लोज टू 100 people in 5 countries. Amazing. And we are looking to launch our operations. We are currently under pilot operations. We can get into that on a later stage. But yeah, I hope I didn't bore you too much. No, it was very interesting, sir. It was very interesting and fascinating for me. What are some of the banking problems that we are facing if I were to ask you from conventional banking side, and what fintech is playing its part? Because I am a newbie to this whole thing, so I would like to understand, for my understanding, what is the science behind fintech? And since we are in 2022, right, apps काफ़ी evolve हो गई हैं, सारी चीज़ें वहीं से हो जाती हैं, ट्रांसफ़र भी, आप बिल्स भी पे कर देते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स भी कर देते हैं, किसी को पैसे भी भिजवाने हो, वो सारी वो चीज़ें हो जाती हैं अब कन्वेंशनल बैंकिंग की, इंटरनेट बैंकिंग से. सो व्हाई नीड फॉर अ फिनटेक? Yeah, so I think fintechs all over the world, what they do is कि on paper तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, because again being in a regulated space, हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि दूसरे ना कर सकते. So on paper तो everything is there with banks. But what fintechs come and do is they evaluate कि कहाँ user experience में झोल है. और I think we all have horror stories when it comes to user experience of banks. So भले वो ब्रांच में आपको कोई शिकायत हो, ब्रांच बैंकिंग से रिलेटेड कोई शिकायत हो, क्रेडिट कार्ड्स में कोई मसले आ गए हों, ठीक ठाक बड़े बड़े मसले आते हैं, और ख़ास तौर पे जो डिजिटल इनकी प्रोपोजिशंस हैं, इंटरनेट बैंकिंग हो गई, ऐप हो गई, वो यूज़र फ्रेंडली मैनर में नहीं बनी हुई है. तो एक तो ये चैलेंज है बैंकों के लिए. अच्छा, दूसरा चैलेंज जो वी फील इज़ ह्यूज इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इज़ जो कस्टमर सपोर्ट वाला जो एलिमेंट है वो भी बहुत वीक है पाकिस्तानी बैंकों में. सो अगर कोई गड़बड़ होती है और आपको कॉल सेंटर कॉल करना पड़ता है, तो देयर अगेन आर मल्टीपल स्टोरीज कि आपको लंबा होल्ड कराया जाए, फिर उसके बाद जो बंदा फ़ोन उठाए उसकी एवरेज तनख्वाह जो है वो कुछ गाड़ियों के ड्राइवर से कम हो, वी लुकिंग एट मे बी 20-25,000 रुपीज़. उसके बाद आपने उसको शिफ्ट पे बिठाया हुआ 8 घंटे की, अगर वो वॉशरूम ब्रेक में एक्स्ट्रा टाइम ले लेता है, आपसे सवाल पूछते हैं कि भाई आपने ये 4 मिनट क्यों ले लिए, राइट. सो उस माइंडसेट के और उस प्रेशर सिचुएशन में आपने वो लोग बिठाए हुए हैं जो आपकी वॉइस ऑफ योर ब्रांड है, राइट. तो जब आप उन लोगों को फ़ोन करते हैं तो राइटली सो दे आर अंडर प्रेशर,
और वो फिर आपको ट्रीट भी उसी तरह से करते हैं अनफॉर्चुनेटली. तो व्हेन एंड यू वॉक अवे विद अ बैड टेस्ट इन योर माउथ कि यार एक तो या तो काम ही नहीं हुआ होगा, आपको जो मसला है वो हल नहीं हुआ होगा, उन्होंने कहा होगा यार 4 से 7 दिन लग जाएंगे सर, मैंने कंप्लेन लॉग कर दी. एग्जैक्टली दिस हैपेंस, राइट. सो अब आपके पैसे फंसे हुए, राइट. सो व्हाई डज इट टेक सो लॉन्ग? व्हाट इज द रॉकेट साइंस इन ट्राइंग टू फिगर आउट कि किसी के डेबिट हो गया, क्रेडिट नहीं हुआ, आप फौरन पैसे वापस कर दें. तो वो एक तो करता है, और दूसरा फिर जिस लहजे में वो बात करते हैं वो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ बीइंग अंडर प्रेशर वो लहजा ठीक नहीं होता. तो आप कहते हैं यार मैं तो मतलब मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ, ये मेरे लिए काम कर रहे हैं. तो आई थिंक फिनटेक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हाट दे डू इज दे कम इन एंड लुक एट कि कहाँ गैप्स हैं स्पेशली यूजर एक्सपीरियंस में, या तो वो प्रोडक्ट में होंगे या कस्टमर सपोर्ट में होंगे. ज़बरदस्त. सर आपकी कंपनी का नाम से लगता है कि सादा पे बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया है चीज़ों को. व्हेन यू guys found this company in 2019, what was going through your head? Why you select this particular, I would say, weird name, Sada Pay? Why not have a fancy name? What was the science behind that? हाँ, this is a very good question. और अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सादा पे हैज़ बिकम अ लिटिल बिट ऑफ अ नोन ब्रांड, तो लोग उंगलियां नहीं उठाते. लेकिन इनिशियली तो यार बहुत हंसते थे लोग इस नाम पे, कहते हैं यार ये कोई नाम है फिनटेक का, एक टेक्नोलॉजी कंपनी का कोई नाम सादा रखता है. You know, but I think that what the spirit behind this name is that कि हम basically financial services को simplify करना चाहते हैं पाकिस्तान में. Financial services काफ़ी complicated scenario है एक आम यूज़र के लिए, एक आम पाकिस्तानी के लिए, किसी भी एरिया में, भले वो पेमेंट्स हों, भले वो डेबिट कार्ड हो, ATM की स्क्रीन हो, क्रेडिट कार्ड हो, इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड्स हों, इन्वेस्टमेंट्स के मौके हों, आजकल बाय नाउ पे लेटर BNPL एक वो वर्टिकल खड़ा हुआ, तो एक इट्स कंफ्यूजिंग फॉर द आम यूज़र. तो एक तो हमारा ये है कि हमारा माइंडसेट ये है कि हम हर इन वर्टिकल्स को जो मैंने आपको बताए वो आहिस्ता आहिस्ता हम अपने प्लेटफॉर्म पे लाके इनको सिंप्लीफाई करेंगे फॉर द एवरेज पाकिस्तानी. और दूसरा आई थिंक इंटरनली दिस वर्ड हेल्प्स अस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन द सेंस के कभी भी कोई डिसएग्रीमेंट होती है ना विद इन सादा पे दो लोगों में किसी भी वजह से कि यार ये ऐसे होना चाहिए, नहीं यार ये ऐसे होना चाहिए, तो एक्चुअली हमारे एक टर्मिनोलॉजी कि यार व्हाट इज द सादा वे, हाउ कैन वी मेक दिस सादा, ना तुम ठीक हो ना मैं ठीक हूँ, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है या डिसएग्रीमेंट की जरूरत नहीं, लेट्स टेक अ स्टेप बैक एंड व्हाट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस. तो वो फिर बहुत सारे मसले जो है हम वहाँ रिजॉल्व कर लेते हैं इस बेसिस के ऊपर. तो इट इज़ बेसिकली अ माइंड सेट विद इन द कंपनी कि यार चीज़ों को सिंपल रखना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना. फॉर एग्जांपल इंटरनल SOPs जो हैं हमारे वो बिल्कुल सादा हैं. अगर आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस देखें हमारी वेबसाइट पे तो बिल्कुल सादा लैंग्वेज में लिखे हुए और बहुत छोटे हैं, एक पेज पे आ जाती है हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द यूजर्स. तो अगेन लाइक फॉर एग्जांपल जो लीगल डिपार्टमेंट है हमारा वो कहता है कि यार ये तो इससे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करें आप, ये तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम उसको पुश बैक करते हैं कि यार नाम में सिंपलिसिटी है, सो वी कांट मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दिस. तो इट्स रियली अ माइंड सेट सिनेरियो एंड वी लव दिस नेम नाउ माशाल्लाह. एंड व्हाट्स इंटरेस्टिंग नेम इसके अभी भी लोग जो है ना इसको मिसप्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हर जो मिसप्रोनाउंसिएशन है वो ठीक है. तो सादा तो है ही हमारा, कुछ लोग इसको सदा पे कहते हैं, विच इज ऑल्सो अ गुड मीनिंग. सदा मीन्स फॉर एवर. एंड देन इन दिस रीजन द पंजाब रीजन दे ऑल्सो कॉल इट साडा पे, अपना. तो वो भी एक अच्छी मीनिंग है. तो आई थिंक वी गॉट लकी विद दिस नेम कि हर प्रोनाउंसिएशन में मतलब अच्छा ही बन रहा है इसका. So yeah, that's the story of the name and we love it now. Normally when we go to a traditional bank, whatever that bank may be, हम जाते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए तो कहते हैं कि बिल ले आओ, वो पे स्लिप ले आओ, सोर्स ऑफ इनकम ले आओ, ये डॉक्यूमेंट ले आओ, वो डॉक्यूमेंट ले आओ, फिर वो डॉक्यूमेंट्स भिजवाते हैं, फिर सेंट्रल जो उनकी अप्रूवल कमेटी है या उनका हेडक्वार्टर है वहाँ से अप्रूवल आती है, फिर आपका बैंक खुलता है, फिर चेक बुक आती है, फिर जो है ATM एक हफ्ते के बाद आता है. This is traditional banking. Yeah. How you are making it convenient and sada for आम आवाम. आपका साइन अप प्रोसेस कैसे है? आपको भी यही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? How if I were to come to your Sada Pay system, I want to be part of that system. I want to take all the benefits that other traditional banks are providing. But since you said Sada, it will be very easy. So how can I sign up with you?
The whole sign up process should not take you more than 3 minutes. So from zero to getting onboarded and onto our using the product, आपको 3 minutes ज़्यादा नहीं लगने चाहिए. And you know. So what documents you ask, what questions you ask? Just basic questions, नाम, CNIC number, CNIC की picture और आपकी selfie. What about source of income? Because SEC, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कि यार जो बैंकों को कहा हुआ है KYC जो एक टर्म यूज होती है, नो योर कस्टमर, बैंकिंग लैंग्वेज में, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में, यू डोंट डू दैट. या नो, हमारी रेगुलेशन में नहीं है वो चीज़. मेन वजह उसकी ये है कि दिस जो ये अकाउंट जो हम खोलते हैं ये एक लिमिट वाला अकाउंट होता है. ये अनलिमिटेड आप पैसे इसमें नहीं डाल सकते. ओके. तो इट्स अ लो रिस्क. What are the limitations? So the maximum that you can open currently is 200K, 2 लाख का deposit in 1 month. Okay. तो बैलेंस आप कितना भी रख सकते हैं ओवर टाइम. सो अगर आप 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, लेकिन 10 लाख पे पहुंचने के लिए आपको 5 महीने लग जाएंगे, बिकॉज आप 2 लाख से ज़्यादा एक महीने में क्रेडिट नहीं कर सकते इस अकाउंट के. एंड व्हाट आर द विड्रॉल लिमिट्स? तो वो सारे 2 लाख जो मैंने डाले वो निकाल भी सकता हूँ? वो निकाल सकते हैं आप, 10 लाख निकाल सकते हैं आप. अच्छा, विड्रॉल पे कोई लिमिटेशन नहीं? Withdrawal The पे कोई limitation limits comes only when you are putting money into the account. Yes. And that's a monthly limit. That is a monthly limit. Is there like any exemption for that? Like if let's say somebody say कि यार मेरा थोड़ा transaction volume ज़्यादा है और लेकिन I love your service. Yeah. The way you are serving me, I am literally loving it. Yeah. But I have some other like limitations कि यार मेरे पैसे ज़्यादा आते हैं. I don't want to go to traditional bank और उनके वो सारे जो क्या कहते हैं scrutiny और वो head department से उनका आता है कि यार इससे ये document मंगवाओ, वो I want to work with you. Yeah. But if you ask me to provide you some documents that make sense, I'm willing to do that. Can this limit be increased to 400K or 500K, or right now आपकी मजबूरी है? नहीं, unfortunately we cannot increase it. It's governed by the regulation जो स्टेट बैंक ने दी हुई है, और उसके अंदर जो भी इस लाइसेंस के अंदर आते हैं, इट्स कॉल्ड द ई-मनी इंस्टीट्यूशनल लाइसेंस, EMI लाइसेंस, उनके लिए ये आसानी की हुई कि डिजिटल ऑनबोर्डिंग बहुत आसान कर दी है, लेकिन उस आसानी की वजह से रिस्क को कैप किया गया है कि एक महीने में 2 लाख से ज़्यादा आप क्रेडिट नहीं करवा सकते यूजर से, नो मैटर व्हाट द यूजर इज रिक्वेस्टिंग. You only provide like debit cards to customers, or you have a check system as well? नहीं, no checkbook. So we're of course since paper you are like free. branchless, right? Yes. So let's say normally जब हमें कोई इशू आता है तो हम ब्रांच जाते हैं, या इवन कस्टमर सपोर्ट वाले से बात होती है, हम चाह रहे हैं कि यार ये हमारा एक इशू है, वो कहते हैं वो रीराउट कर देते हैं आपको बैंक पे. Yeah. So you solve it over the phone? Yeah, well we solve it in app chat. In app chat. हम तो हमारे पास फ़ोन नंबर है, बट अगेन बात ये है कि ये जो जनरेशन है जो आजकल है वो तो चैट की जनरेशन हो गई है. सो हमारी प्रोडक्ट के अंदर इन ऐप चैट सपोर्ट है, और हमारा इस वक्त एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 17 सेकेंड्स है. तो 24 घंटे आप रात के 3 बजे भी हमें आकर करेंगे तो एक इंसान, नॉट अ बॉट, विल रिस्पॉन्ड टू यू विद इन 17 सेकेंड्स कि जी सर बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए, एंड देन ट्राई एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम वेरी वेरी क्विकली. Is it because you have a big customer support team, or you don't have that volume right now of complaints? both. So I wouldn't say we have big, but obviously जिस तरह से हम स्केल करेंगे हम इस कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट को भी स्केल करेंगे. हमारे लिए I'll tell you a big secret. हमारे लिए जो कस्टमर सपोर्ट की टीम है, इट डज नॉट फॉल अंडर द ऑपरेशंस डिपार्टमेंट या ऑपरेशनल स्ट्रक्चर के अंडर नहीं आती हैं जैसे बैंकों में होता है आमतौर पे. दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. ओके, सो उनका जो बजट्स हैं वो भी वहीं से कंट्रोल होते हैं. ओके. और उसका जो माइंडसेट है हमारा वो बड़ा सिंपल है कि जो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है वो सबसे ज़्यादा चीप मार्केटिंग होती है और सबसे ज़्यादा स्टिकी होती है. आप किसी दोस्त को बताएंगे वो एक तो हमारे लिए फ्री पड़ गई, और अगर आप जो दोस्त को बताएंगे वो आप पे बहुत ज़्यादा बिलीव करेगा. मैं जितने भी एड्स करता रहूँ, मैं जितनी भी अपनी प्रोडक्ट की तारीफ करता रहूँ, यार ठीक है यार आपने बड़ा नाच गाना करवा दिया टीवी के ऊपर, बट आई डोंट ट्रस्ट यू. हर ब्रांड ये कहता है कि मेरे से बेहतर कोई ब्रांड ही नहीं है. इसी तरह लेकिन नईम ने जिस दोस्त को बताया होगा कि यार क्या ब्रांड है सादा पे, मैंने दुनिया भर में यूज़ किया, कार्ड चल रहा है, एक दफ़ा मसला आया था उन्होंने 10 मिनट मेरा सॉल्व कर दिया, तो वो वाला जो मार्केटिंग है वो बड़ी स्टिकी मार्केटिंग होगी. सो आप उस वक्त उस चीज़ को प्रमोट करोगे जब आप श्योर हो जाओगे कि यार ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी चलती है. तो एक तो ज़ाहिर बात है जो फ्रंट पे प्रोडक्ट है वो तो अच्छी है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्टेबल है, और जो पीछे से हमारी जो टेक टीम है उसने बहुत ज़बरदस्त काम किया है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. लेकिन जब भी कोई गड़बड़ आती है तो आप रीच आउट करोगे कस्टमर सपोर्ट टीम को,
तो कस्टमर सपोर्ट टीम से जब आप इम्प्रेस होगे तो आप कहोगे यार ये तो नेक्स्ट लेवल है. एक तो प्रोडक्ट बड़ी ज़बरदस्त है, चलती है, क्रैश नहीं करती, लेकिन जब भी अगर कभी मसला आया है तो इन लोगों ने मेरा मसला सॉल्व किया है. तो हम जो कस्टमर सपोर्ट की टीम है उसको एज अ मार्केटिंग टूल करते हैं, और उसी वजह से हमने बहुत टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया है इस टीम के ऊपर. 3 मिनट में मैं साइन अप हो गया आपके प्लेटफॉर्म में, मुझे डेबिट कार्ड कब मिलेगा? वेल, बेस्ट केस सिनेरियो है कि अगले दिन मिल जाए आपको. Yes, so the physical one, yes, the with physical my one. name on it, with your name on it. wow. Yes, that is the best case scenario. Majority get it in 3 days. Most of our users get it in 3 days. But of course वो एड्रेस का भी फ़र्क होता है. So अगर आप मेजर सिटीज़ में हैं तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा. अगर आप थोड़े दूर दराज इलाकों में तो आपको थोड़ा. Do you have any sign up fee or fee for the card? Completely free. So how you are like making money? So right now we are making money through something called interchange. So for example जब आप कार्ड यूज़ करते हैं ऑनलाइन या स्वाइप करते हैं शॉपिंग पे, तो जो मर्चेंट होता है वो एक फ़ी देता है. वो फ़ी जो नेटवर्क में जो कंपनीज होती हैं वो कमाती हैं वहाँ से. सो राइट नाउ आवर मेन सोर्स ऑफ इनकम इज़ दैट. बट इंशाल्लाह slowly but surely we will add more products to the more services to the products, and we will start Since earning through that. you're solving the problem of the customer, जो traditional bank है वो तो निकल गया, सही है, I understand it. Yeah. If I were to compare you or say how you are different than these other fintech players like Easy Paisa, Jash, Cash वगैरह, Yeah. how you're different from them? I just told you my secret. Our secret is awesome customer support. Everybody says they're customer centric, so it sounds like very typical corporate talk. कि जी हम बहुत customer This is centric. the only reason you think you are very different than them? Yes. The customer support that Yes. you're providing, it's amazing. The experience is amazing, Yes. and that's it. Yes. There's no other thing. No other thing. There's no other ingredient to this No recipe. other ingredient. I can try and make it sound sexier than it is. But हमारी जो insight है वो ये है simply. हर business startup की ना एक insight होनी चाहिए जो कि थोड़ी सी different हो from others. तो हमारी insight simply ये, और मैं ये openly इस वजह से कहता हूँ because I want others to replicate this sort of mindset. हमें कोई टेंशन नहीं है कि जी दूसरे लोग भी ये चीज़ रेप्लिकेट करें, बिकॉज इससे पाकिस्तान के अंदर कस्टमर सर्विस का जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बेहतर होंगे. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट सादा पे, इट इज़ अबाउट पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज एज वेल. तो वी फील दैट प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस एंड ऑसम कस्टमर सपोर्ट, दैट इज़ ए किलर कॉम्बिनेशन. किलर. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. कुछ अरसे पहले एक रिपोर्ट आई थी कि व्हाट्सएप जब से फेसबुक को बिका है तो वो इनक्रिप्टेड नहीं रहा जितना वो क्लेम करते हैं, और आपका डेटा दबा के फेसबुक को शेयर हो रहा है. ये आया था, आपको याद होगा वो. इसकी बेसिस पे एक और कंपनी ज़रा एकदम से मशहूर हो गई थी, वो थी टेलीग्राम. राइट, याद होगा उस ज़माने में. और इनिशियली बहुत सारे लोगों ने कहा था कि यार व्हाट्सएप जो है वो डेटा शेयर कर रहा है, कुछ चीज़ इनक्रिप्टेड नहीं है, लेट्स शिफ्ट टू टेलीग्राम, वो बड़ा सेफ है, सिक्योर है. कोई फ़र्क नहीं पड़ा व्हाट्सएप की ज़िंदगी पे, एक इंच का भी फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज काफ़ी लोगों ने टेलीग्राम एक्सप्लोर किया, लेकिन टेलीग्राम का जो UI UX है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, खासा कॉम्प्लिकेटेड है, एज अपोज टू जो लोगों को आदत हो गई थी व्हाट्सएप की सिंप्लिसिटी से. तो देन पीपल सेड यार मैं कौन सा जो है वो न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स यहाँ शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, मैंने भी बस हेलो हाई करना है, लोगों को जोक्स भेजने, तो मुझे क्या इंक्रिप्शन से लेना देना, जो कर रहा है फेसबुक करने तो डजंट मैटर. मैं आई कांट waste time trying to understand a complicated process, right? So बैंकों ने भी चीज़ें complicated की हुई है ना, like आप पैसे भेज रहे हैं, किसी को OTP आ रहा है, वन टाइम पासवर्ड. अच्छा, अब वन टाइम पासवर्ड आधा जो है SMS पर आ रहा है, आधा ईमेल पर आ रहा है. Exactly. अब वो कभी SMS फेल हो गया तो अब आप खड़े में, अब वो पैसे नहीं भेज पा रहे हैं, आप कस्टमर सपोर्ट को कॉल कर रहे हैं कि यार, मतलब बैंक्स जो है ना अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी का जो जिम्मेदारी वो अपने ऊपर नहीं लेते, कस्टमर पर डाल देते हैं कि यार हम आपकी ज़िंदगी मुश्किल कर देंगे, दो OTPs डालें अब आप, और हम अपनी जो जिम्मेदारी उससे बरी जमा हो जाएंगे कि यार आप इतने प्रॉफिटेबल एक एंटिटी हो, आप अपने एंड पे जो है वो सिक्योरिटी के कुछ प्लेटफॉर्म्स लेके लगाओ ताकि कस्टमर के ऊपर से आप चीज़ें आसान करें, और अपने ऊपर मॉनिटरिंग और एल्गोरिदम्स लगाएं जो कि हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करें, फिर आप उनको ब्लॉक कर दें या इन्वेस्टिगेट करना शुरू करें.
So I think the two words that are important for any startup really, not just in fintech, is convenience and customer experience. Sir, since you are taking very good care of your customers, if I were to ask you how is your team, how you have built this amazing team of 100 people and how you are taking care of them, if I were to ask you how is your workplace look like? बहुत अच्छा सवाल है. और आजकल के ज़माने में आई फील दैट फॉर स्टार्टअप्स सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो अट्रैक्ट करें अमेजिंग टैलेंट, फिर उनको हायर करें और फिर उनको रिटेन करें. आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि पाकिस्तान में माशाल्लाह काफ़ी फंडिंग आ गई है और हर वर्टिकल में एक अच्छा स्टार्टअप आ गया है, एक से ज़्यादा भी आ गए. एंड सो इट इज़ नाउ अ वॉर ऑफ टैलेंट रादर देन कंपटीशन दैट वे कि जी इजी पैसा से आप compete कर रहे हैं, HBL से आप compete कर रहे हैं, डिफरेंट EMI से आप compete कर रहे हैं. सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक मिशन ऐसा सेट करना है जिससे लोग इंस्पायर होकर आपके पास आएँ. सो द थिंग दैट वी लुक फॉर मोस्ट इज़ मिशन ड्रिवन पीपल, राइट? They should not come to SadaPay to work for SadaPay. They should come to work to make financial services better in Pakistan because that's our mission, right? So हम सबसे पहली तो कोशिश ये करते हैं कि हम आइडेंटिफाई करें कि अगर हमने किसी को रीच आउट किया या उन्होंने हमें जॉब के लिए अप्लाई किया है तो क्या वो वाकई में सही वजह की वजह से हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं या कोई और वजह है उनकी. तो सबसे पहले तो ये है. दूसरा, जब एक दफ़ा वो आ जाते हैं तो आई थिंक व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ दैट यू अलाउ देम ऑटोनमी. सो SadaPay का जो वर्क कल्चर है वो हर एम्प्लॉय को एज एन अडल्ट ट्रीट करता है, राइट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, राइट? ऑफिस हमने बनाए हुए तीनों शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हमारे ऑफिसेज़ हैं. बट अगर आपको नहीं दिल चाह रहा ऑफिस आने का कुछ अरसे तक, फॉर एग्जांपल, आप ना आए, यू कैन वर्क फ्रॉम होम. सो वी आर अ रिमोट फर्स्ट कंपनी. कोविड से पहले भी हम रिमोट थे, राइट? और अब भी हम रिमोट हैं. सो इफ़ यू वांट टू टेक वन डे ऑफ वर्क फ्रॉम होम, यू कैन वर्क फ्रॉम होम. इफ़ यू वांट टू टेक अ मंथ ऑफ, यू कैन टेक अ मंथ ऑफ. मैं अभी 2 महीने अमेरिका में रहकर आया हूँ विद फैमिली ड्यूरिंग द वेकेशंस. और मैंने पूरा वहाँ से बैठ के काम किया क्योंकि 12 घंटे के फ़र्क में मैं जब रात को बैठता था डिनर के बाद तो यहाँ सुबह हो रही होती थी. तो कुछ लोगों ने तो मुझसे कहा कि यू आर मोर अवेलेबल देन यू वर व्हेन यू वर इन पाकिस्तान, बिकॉज वही मेरे लिए रात होती थी तो मैं तो सुबह आराम से जूम मीटिंग्स कर लेता था और जो भी डिस्कशंस होनी थी, डिसीजन लेनी थी, वो ले लेते थे. तो यू आर फ्री टू डू इट. हमारे पास अनलिमिटेड वेकेशन डेज हैं. सो आपको कोई ये नहीं है कि कोई हिसाब रखा हुआ है हमने कि जी आपने छुट्टियाँ कितनी की हैं. किसी भी वजह से अगर आपने छुट्टी लेनी है, आप ऑलमोस्ट बगैर बताए आप वो छुट्टी ले सकते हैं. जस्ट बताने का मकसद ये होता है कि सरप्राइज़ ना हो डिपार्टमेंट के लिए. लेकिन अगर आप किसी वजह से कहते हैं कि मुझे छुट्टी करनी है एंड दोज छुट्टियाँ कैन गो ऑन फॉर अ वाइल, यू आर अलाउड टू डू दैट. बट बात यह है कि लोग और आपके चेहरे पे मुझे थोड़ी सी एक सिलवट भी नज़र आई कि यार ये कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं. बात यही है कि आपने बंदा कैसा उठाया है. ओके, शॉर्टकट्स लेने वाला बंदा उठाया है, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं लीनियंट पॉलिसीज़, उसका फ़ायदा उठाने वाला बंदा उठा लिया, या मिशन ड्रिवन बंदा उठाया है. तो अगर वो मिशन ड्रिवन बंदा वाकई है या खातून है तो देन तो व्हाई वुड दे वांट टू टेक वेकेशंस बाय चीटिंग? ये तो वाकई ज़रूरत होगी, राइट? तो वो तो ठीक है, वो तो सबका हक बनता है लें. लेकिन अदरवाइज तो फिर वो सुबह शाम काम करेंगे बिकॉज उनका काम जो है वो दे डोंट हैव टू इम्प्रेस मी, दे हैव टू इम्प्रेस देमसेल्व्स बिकॉज उन्होंने ज्वाइन किया है एक मिशन को ड्राइव करने के लिए. सो आई थिंक दैट हमारा जो कल्चर है वो ऑटोनॉमी पे है. इसी सिलसिले में हमने मेजॉरिटी ऑफ द हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को सादा नॉट्स कहते हैं, बाय द वे. अच्छा, लाइक एस्ट्रोनॉट वी कॉल देम सादा नॉट्स बिकॉज इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू द मून. सो जो हमारे जो सादा नॉट्स हैं हमने उनको इक्विटी दी हुई है, यानी कि उनका शेयर है SadaPay के अंदर, जिसको ESOPs बोलते हैं. ESOPs बोलते हैं. Sir, if you can talk about that as well, what is like ESOPs and what role does it play in startup culture? A very very important role, because बात यही है कि startup is a very high risk venture for anyone, right? अभी it sounds really sexy कि जी startups आए हुए हैं, funding आई हुई है, लेकिन unfortunately the reality is most startups fail. 90% of startups fail.
all over the world. 90%. Statistically, you're talking about Pakistani startup space or globally? Globally. पाकिस्तान में तो अभी startups ठीक तरह से start ही नहीं हुए, right? So a lot of people ask, मतलब use the word startup randomly. किसी भी business, जो भी business नया शुरू होता है उसको startup कहना शुरू कर देते हैं. एक लफ्ज़ entrepreneur का भी बड़ा पॉपुलर हो गया है पाकिस्तान में. मैं जब बड़ा हो रहा था तो उस बंदे को बिजनेसमैन कहा जाता था. एंटरप्रेन्योर को बिजनेसमैन कहा जाता था, और एक तबके में बिजनेसमैन होना बड़ा शर्म की बात होती थी. बंदा जब आप बड़े हो रहे थे तो आप कहते थे यार तुम किसी कॉर्पोरेट के लिए काम करोगे, बिजनेस करोगे? तो लोग कहते हैं भाई बिजनेस कोई काम है करने का, मैं तो कोई अच्छी एमएनसी ज्वाइन करूंगा, तुम करना बिजनेस. लेकिन अब हमने उस चीज़ को एंटरप्रेन्योरशिप कह दिया है, तो अब सब कहते हैं मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है. So I think what, going back to the point कि startup की क्या definition है as opposed to a normal business, the only thing in my mind that differentiates a normal business to a startup is the word growth. Okay? और Y Combinator जो YC जिसको कहा जाता है, बहुत मशहूर जो investment company है, accelerator है, वो कहता है कि हमारी डेफिनेशन के मुताबिक ए स्टार्टअप इज़ ए कंपनी दैट ग्रोज 7% वीक ओवर वीक. यानी हर हफ्ते उसका जो भी मेट्रिक है, जो भी मेन KPI है, वो पिछले हफ्ते से 7% ग्रो किया है. सो फॉर एग्जांपल अगर यूज़र्स की बात करें कि यार हमारा मेन मकसद इस साल ये है कि हम यूज़र्स ग्रो करेंगे, तो देन यू हैव टू ग्रो योर यूज़र बेस 7% वीक ओवर वीक टू बी डिफाइंड एज अ स्टार्टअप. और फिर वो अगर आप कर्व पे प्लॉट करेंगे तो वो एक इस तरह का प्लॉट होगा विच इज़ लाइक अ J कर्व जिसको कहा जाता है, राइट? सो बेसिकली ये वाला जो सिनेरियो है इसको आप स्टार्टअप कहेंगे. तो ESOPs की जहाँ हम बात कर रहे थे, तो आई थिंक दैट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये एक हाई रिस्क वेंचर है स्टार्टअप्स जनरली, तो आप लोगों को जो लोग अट्रैक्ट करने होते हैं, जो टैलेंट अट्रैक्ट करना होता है, वो कॉर्पोरेट छोड़ के क्यों आए आपके पास, या कॉर्पोरेट का ऑप्शन छोड़ के क्यों आए? तो उनको आपको इक्विटी देनी होती है ताकि वो ओनरशिप फील करें आपकी कंपनी में, और वो मिल के सक्सीड करें. यानी कि हर बंदा कहे कि मैं CEO हूँ इस कंपनी का. और CEO का ये मतलब नहीं सेड बन के बैठ जाए. CEO का मतलब ये है कि मैं अपने एरिया के अंदर एक अडल्ट प्रॉपर CEO की तरह चीज़ें लेके चलूँगा, और मैं डिसीजंस लूँगा. उन डिसीजंस पे पहुंचने के लिए मैं 6-7 चीज़ों को कंसिडर करूंगा, 6-7 एंगल्स को कंसिडर करूंगा. CEO का काम क्या होता है? CEO अपनी टीम को बिठाता है, वो कहता है यार हमें कुछ डिसीजन लेनी है, आप बताएं किस तरह से करना चाहिए, आप इनपुट दें. फिर वो CEO एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचता है कि यार ठीक है, आफ्टर ऑल द इनपुट्स ये हम लोग करेंगे. तो अगर आप एम्प्लॉई को एक इक्विटी देंगे और उसको फील कराएंगे कि वाकई में यू आर एन ओनर इन दिस कंपनी, दिस इज़ योर कंपनी, not just in name but also on paper, so then they will also make decisions based on that, जिसको sound decisions आप कहेंगे कि यार ये अक्लमंदी की इसने काम किया. वरना अगर आप सिर्फ सैलरी पे लोगों को चलाएंगे तो they will work like knockers, right? like सैलरी पे तो बंदा नौकरी करेगा सिर्फ. तो स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इक्विटी दें लोगों को ताकि वो ओनरशिप फील करें कंपनी में. Normally, if I were to ask you, like, अगर एक कंपनी की 100% equity है, तो normally how much they dilute through ESOPs, and what are normally the salaries for those who are joining your company to whom you are giving these ESOPs? Like आपने बात करी थी कि maximum of your employees have this option of ESOPs, they have it, they can cash it. वो तो इसकी तरफ आएंगे कि कैश किस तरह करते हैं, but normally 100% में कितना आप ESOPs के लिए dedicate करते हैं? Excuse me. So I can't go into specifics. Normally, if we look at the startup space, generally. So yeah, I think for startups, generally, मेरे ख्याल से 15% is set aside for ESOPs. तो आप कहेंगे कि जी 100% में से 15% जो है वो मैं day 1 से for example ESOPs के लिए set aside कर दूंगा, और बाकी जो initial founders होंगे या initial जो VC investors होंगे उनमें बटेगा. तो that is generally the number that most companies do. Salaries का आपने जहाँ जिक्र किया वो different roles के लिए different है, and we have to be very very competitive. If you talk about the corporate world, कि वो बंदा जिस तरह आप एक corporate world में काम कर रहे थे, you took that risk and you joined this fintech startup. तो एक ऐसा बंदा जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, लेकिन वो स्टार्टअप इंडस्ट्री के साथ काम नहीं कर रहा, वो अपना लेट्स से कॉर्पोरेट करियर छोड़ता है, आपको ज्वाइन करता है, तो आया यू हैव लाइक
comparatively you are at the same level of salaries that they are giving and you are also giving to the employees, or like you are giving them a lower or upper side? नहीं, so we're competitive. I think lower तो होना मुश्किल है पाकिस्तान में because you know people have monthly expenses और उनको ये कहना कि जी just because you are working in a startup and we have given you equity which will be useful 7-10 years later जब आप exit करेंगे या IPO करेंगे तभी जाके वो equity किसी के काम आएगी ना, तो वो तो 7 से 10 साल का लॉन्ग टर्म व्यू है, राइट? बट या सो यू हैव टू बी कम्पिटिटिव. अगर आप अंडर पे करेंगे लोगों को तो यू विल पुट देम अंडर प्रेशर, एंड अंडर प्रेशर लोगों को ला के काम कराना इज़ पॉइंटलेस बिकॉज उससे उनकी क्रिएटिविटी मर जाती है. एंड वही बात है कि हमारे यहाँ सादा पे के अंदर हम आपका बेस्ट वर्जन चाहते हैं कि रोज़ सुबह जो बंदा आए वो बेस्ट वर्जन आए ऑफिस. तो उसके इसी वजह से हमने कहा कि अनलिमिटेड वेकेशंस हैं. अगर आपने किसी वजह से घर से काम करना है घर से काम करें. यू नो ऑफिस का माहौल हमने आपको बहुत ऑटोनॉमी दी हुई है ताकि आप अपनी डिसीजंस खुद ले सकें. हम आपको स्कूल की तरह ट्रीट नहीं करते कि जी सुबह कितने बजे आए शाम कितने बजे गए, लंच टाइम तुमने बहुत लंबा कर लिया. यू नो जिस तरह कॉर्पोरेट्स में होता है, जिस तरह पुराना तरीका था लोगों को चलाने का. बिकॉज देन अगेन वही बात आ जाती है कि वो फिर वो क्रिएटिविटी नहीं लेकर आता. आपको अच्छी तरह पता है नईम कि पाकिस्तान में जनरली जो सैलरीड तबका है वो 9 to 5 पूरा करने के लिए आ रहा है. अब तो खैर 9 to 5 बचा ही नहीं, 7-8 बजे लोग जाते हैं घर. वो मजबूर है, यू नो. एंड मजबूरी के अंदर वो काम जो है वो अपना मे बी 10-20% वो कर रहा है, बाकी तो वो स्विच्ड ऑफ है. हिज ब्रेन हिज बॉडी इज कम्प्लीटली स्विच्ड ऑफ बिकॉज you know you are treating him like a child. Exactly. You know मतलब think about it कि पाकिस्तान की कॉर्पोरेट, मैं बैंकों की बात कर सकता हूँ कि मैंने अंदर से देखा हुआ है, बॉसेस अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर चीखते हैं और गालियाँ देते हैं. Wow. सो यू कैन इमेजिन कि ये कौन सी दुनिया है जहाँ ये चीज़ अलाउड है. और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये दुनिया भर में है कि ये एक कोई कॉर्पोरेट का तरीका है कि जस्ट बिकॉज आप किसी को सैलरी दे रहे हैं, एक बालिग आदमी है, तो आपको इजाज़त है कि आप उसके ऊपर चीख सकते हैं, आप उसको डांट सकते हैं. ये किसने कहा है कि दिस इज़ एक्सेप्टेबल बिहेवियर? एंड अगेन आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, इट हैपेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो ये पैराडाइम ये चेंज करने की बहुत ज़रूरत है कि आप दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिहेवियर. वन अडल्ट शुड नॉट बी स्क्रीमिंग एट अनदर अडल्ट. खैर बच्चे भी नहीं चीखना चाहिए, लेकिन चले वो एक अलग सिनेरियो आ जाता है, स्पेशली इफ इट्स योर ओन चाइल्ड. ठीक है, आप एक तरीके से जिस तरह से उसको रेस करना चाहें, लेकिन यू नो जस्ट बिकॉज आप किसी को सैलरी दे रहे हैं और आप उससे ऊपर एक बॉस हैं, तो आपको तो कोई हक नहीं होता कि उसको आप गालियाँ दें या आप उसके ऊपर चिल्लाएं या आप उसको बच्चे की तरह ट्रीट करें कि जी तुम 3 मिनट लेट हो गए, ये कर दिया वो कर दिया, लंच टाइम तुमने लंबा कर दिया. ये यू नो तो ये दुनिया ही गलत है. सो एटलीस्ट इन सादा पे वी आर वेरी वेरी केयरफुल टू मेक श्योर कि लोगों को स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट दी जाए ताकि वो अपना बेस्ट वर्जन लेकर आएँ और बेस्ट क्रिएटिव काम कर सकें. क्योंकि सबने मिलके इस कंपनी को आगे लेके चलना है. ये उमर सलीमुल्लाह की बेसिस पे तो नहीं चल सकती ना. मेरा तो एक लिमिट है, मेरी एक IQ का भी एक लिमिट है. अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि मैं ऊपर से हुक्म दूंगा आप उसको एग्जीक्यूट करें तो कैप आ गया, राइट? बिकॉज मेरे हुक्म पे चल रही है वो कंपनी. लेकिन अगर आप यू नो नईम के, इमरान की क्रिएटिविटी लेकर आएँ तो वो उमर से भी बेहतर वो कंपनी जाएगी बिकॉज वो IQ पे कोई कैप नहीं है. सो आई थिंक दैट इस तरह का कल्चर हम लाना चाहिए. एंड एक्चुअली आई एम वेरी पैशनेट अबाउट मेकिंग श्योर कि पाकिस्तान में इस तरह का कल्चर आए. बिकॉज लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ आप कर नहीं सकते, लोगों को आप छूट देंगे तो वो जो कहते हैं ना उंगली देंगे तो हाथ पकड़ लेंगे. यार ये ह्यूमन नेचर है. इसमें पाकिस्तान एक तो अनफॉर्चुनेटली मैं ये भी चीज़ कहना चाहूँगा आपके पॉडकास्ट पे कि हम लोग जो अपनी कौम को जो बुरा भला कहते हैं वो मैंने बहुत कम कल्चर्स में देखा है कि कुछ लोगों की गलती की वजह से या बेहुदा बिहेवियर की वजह से आप कौम को रोन देते हैं. मतलब आप बेतहाशा महफिलों में बैठे होंगे जहाँ लोगों ने कहा होगा यार कौम ही फारिग है. व्हाट डज दैट मीन? मतलब हर माशरे के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर माशरे में एक्सट्रीमिज़म होता है. अमेरिका जैसे प्रोग्रेसिव मुल्क के अंदर ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया और यू नो मतलब प्रेसिडेंट, तो कोई आपने ये तो नहीं कहा ना कि कौम फारिग है. आप यही बोलते हैं कि यार एक्सट्रीमिस्ट है, कोई राइट विंग है, कोई लेफ्ट विंग है. यू नो ये है, ये एक सोसाइटी की ब्यूटी है कि
यू नो ऐसे लोग हैं जिनसे आप डिसएग्री कर सकते हैं, एक पूरा तबके हो सकते हैं जिनसे आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आपको कौम को बुरा भला नहीं कहना चाहिए. सो जहाँ तक ये वाली बात कि जी उंगली दे के हाथ पकड़ लेंगे, नहीं, अगर आप सही लोग हायर करेंगे और उनको आप इज्जत देंगे और उनको आप ट्रस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेंगे. और कुछ लोग कर भी सकते हैं तो आप उनको हैंडल करें, लेकिन उसकी बेसिस पे सारी कंपनी के ऊपर बिला वजह के SOPs लगा देना कि जी वेकेशन भी आप 30 ले सकते हैं, 31 ले ली तो गलत बात है. मतलब मैंने देखा है अगेन बैंकों के अंदर कि जब आप अप्लाई करने जाते हैं छुट्टी के लिए, किसी भी वजह से, सिक लीव हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है, मजबूरी की वजह से, तो पहले HR चेक करता है कि आपके पूरे तो नहीं हो गए दिन. 30 दिन मिलते हैं आमतौर पे ना बैंकों के अंदर, और अगर आपके पूरे हो चुके होते हैं तो वो मना कर दिया जाता है कि नहीं जी आपने तो अभी तो ली थी आपने छुट्टी. तो यू नो दैट्स नॉट हाउ यू हैंडल अडल्ट्स. वो एक बालिग आदमी, आप उसको ट्रस्ट करें कि यार वो जो कह रहा है वो झूठ नहीं बोल रहा आपसे, उसकी कोई मजबूरी है छुट्टी लेने की. तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट आई एम पैशनेट अबाउट इन चेंजिंग इन सादा पे, बिकॉज इंशाल्लाह सादा पे जब सक्सीड करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे. लेकिन तो लोग सोचेंगे कि यार क्या वजूहात थी कि सादा पे ने सक्सीड किया. तो वन ऑफ द मेन रीजंस वुड बी द इंटरनल कल्चर जो हमने सेटअप किया, जिसके अंदर अगेन ऑटोनॉमी थी, अडल्ट की तरह लोगों को ट्रीट किया गया, ट्रस्ट किया गया. तो उसको देखा देखी हो सकता है कि और कंपनीज भी जो हैं वो इसको अडॉप्ट करें. तो मेरा तो ये पैशन है कि हम पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कल्चर वर्क स्पेसेस में आम कर दें. और दूसरा जो मेरा पैशन है वो मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया था, विच वाज कस्टमर सपोर्ट. पाकिस्तान के अंदर कस्टमर सपोर्ट बेहतर होनी चाहिए हर एरिया में. जिस तरह से हम कस्टमर्स को ट्रीट करते हैं, यूजर्स को ट्रीट करते हैं किसी भी एरिया में, वो अनएक्सेप्टेबल है. एक दफ़ा आपने चीज़ ख़रीद ली, बस अब आप बेयार और मददगार हैं. वारंटी आप क्लेम करने जाएं, किस तरह से आपको ट्रीट किया जाता है जैसे कि आप एक क्रिमिनल हैं, यू नो. तो वो, और दूसरा अगेन कस्टमर सपोर्ट एक वायबल करियर होना चाहिए लोगों की ज़िंदगी में, एक डेड एंड जॉब नहीं होनी चाहिए. सो हम इंशाल्लाह सादा पे के अंदर जो लोगों को जिस तरह से हमने हायर किया है, आर कस्टमर सपोर्ट इज़ रन बाय पीपल विद IBA डिग्रीज, विद लम्स डिग्रीज. और इनिशियली हमारे पास जो ये लोग आए थे तो इनका सवाल ये होता था, यार आप कस्टमर सपोर्ट करवाएंगे हमसे. तो हमने अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा कल्चर क्रिएट किया जिसमें वो दे आर हैप्पी टू डू दिस जॉब, और उनको ग्रोथ नज़र आ रही है सादा पे के अंदर. हमने कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स को इक्विटीज दी हुई है, बिकॉज दे आर द डिफेंडर्स ऑफ आवर ब्रांड. हम कैसे सबसे ज़्यादा लोएस्ट पेड आदमी को बिठा दें यूज़र से डील करने के लिए. दे आर द वॉइस. मैं एड्स बना लूँ, मैं ब्रांडिंग कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, जब नईम कॉल करेगा या चैट पे करेगा तो दैट इज़ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ. मैंने करोड़ रुपए खर्च किए मैं मार्केटिंग पे, लेकिन वो जो फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मल बैंक की बात करूं, जो 22,000 रुपए वाला बंदा है ना, नईम के लिए तो वो है ब्रांड. आप जो भी करते रहे, तो वो अगर इंटरेक्शन अच्छी नहीं हुई तो देन तो आपने सारी जो मार्केटिंग डॉलर्स हैं वो वेस्ट किए. तो दैट इज़ वाई वी इन्वेस्ट हेविली, एंड एज आई सेड कि हमारा जो कस्टमर सपोर्ट का डिपार्टमेंट है, वी कंसिडर दैट एज पार्ट ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. क्योंकि मार्केटिंग का जब एक माइंडसेट आता है तो उसके अंदर हम फिर बजट्स भी एलोकेट कर सकते हैं उनको. It's not cheap to run a very efficient customer support structure. तो जो दूसरी बैंक्स वगैरह होते हैं वो पैसे बचाने के चक्कर में यहाँ डंडी मारते हैं, एंड देन दे सफ़र. सो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं पैशनेट हूँ पर्सनली टू चेंज इन पाकिस्तान वाया सादा पे. देखें since you are taking care of the customers greatly and you are taking care of the employees at the same time as well, like you are giving them like an amazing experience by working with your company, and your customers are also happy because you have made this whole process very easy, simplified and much more effective if we talk in perspective to traditional banking. But my next question follows ke aapko ye right talent milta kahan se hai? Like agar if you are comfortable sharing with us like how you recruit these guys, because you have a team of 100 people. हर एक बंदा जो आप चाह रहे हैं जो एक ख़ास कैलिबर का हो, because you have like amazing workplace ethics के जितनी छुट्टियां कर लो कोई उसको मैनिपुलेट नहीं कर ले, वायलेट नहीं कर ले, सही है, और अपनी मनमानी ना करे, सही है. तो how you find that amazing talent? Very difficult. सो जो यूनिकॉर्न का लफ्ज़ यूज़ होता है कि जी ये कंपनी यूनिकॉर्न है, मैं ये कहता हूँ कि अच्छा एम्प्लॉई एक यूनिकॉर्न है. ऑलमोस्ट ढूंढना जो है वो नामुमकिन है उसको. बट टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक दैट
वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट. मेरा जो 80% दिन है नईम, आज भी, इवन दो we've been in business almost more than 2 years, वो गुजरता है इंटरनल एम्प्लॉयज़ से बात करते हुए. यानी वन ऑन वंस में उनसे हर वक्त कम्युनिकेशन करता हूँ कि कोई भी ऐसा एलिमेंट हो जिसकी वजह से वो डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, मुझे फ़ौरन पता चलना चाहिए. आई शुड नॉट लेट दैट फेस्टर, जिसको कहते हैं ना. और दूसरा जो मेरा टाइम लगता है वो लिंक्डइन ढूंढने में लगता है कि जी अगर हमें कोई रोल हायर करना है तो आई एम ऑल्सो ऑन लिंक्डइन. ब्रैंडन द CEO स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑन लिंक्डइन. HR का तो फंक्शन है ही लिंक्डइन का. एंड आई रीच आउट डायरेक्टली टू पीपल ब्लाइंड कोल्ड. मैं उनको मैसेज करता हूँ कि जी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन परसुइंग अ रोल एट सादा पे. लॉट ऑफ पीपल से नो, some people say yes, and then we take it from there. तो time और effort लगता है, but I think LinkedIn is a great resource to find such resources. Internal referrals से भी हमें काफ़ी लोग मिलते हैं. तो जो internal employees हैं वो कहते हैं यार मेरा दोस्त है या मेरा बैचमेट था वो बड़ा अच्छा है, तो वहाँ से हमें कुछ resources अच्छे मिले हैं. But it's a never ending effort. Every day we have to look at new hires, एंड ऑल्सो जो एग्जिस्टिंग हायर्स हैं उनकी मोटिवेशन लेवल्स किस लेवल पर है. क्योंकि नहीं देखो, आज तुम खुश हो, कल किसी भी वजह से तुम परेशान हो सकते हो. मे बी इट्स नॉट इवन रिलेटेड टू सादा पे, मे बी इट्स समथिंग पर्सनल, बट बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर यू आर नाउ नॉट परफॉर्मिंग एट योर बेस्ट विद इन सादा पे, विच मीन्स दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर दिस कंपनी. तो आई नीड टू फिगर आउट वेरी क्विकली, इज देयर समथिंग बॉदरिंग यू, एंड इफ इट इज़ तो हम लोग कोई हेल्प कर सकते हैं आपकी, even on a private matter, because like we are a team. So agar kisi ke personal matter mein koi masla hai and they are comfortable in sharing it and they are comfortable in asking for help, so we are there for them. So but it's a constant effort and it will continue. ये कोई ये नहीं है कि जी मैं कहूँ कि यार 1 साल बाद जाके हमें अच्छे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेटेड रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एवरी डे we have to make sure कि we keep our people motivated to contribute their best. आपके इस जवाब से मेरे जहन में 2 सवाल आ रहे हैं. अव्वल तो ये कि हमारी जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक. तो हमारे जो प्रोफेशनल हैं दे आर इन अ रियल सेंस कैपिटलाइजिंग लिंक्डइन. वाकई जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं ऑल ऑफ देम आर लाइक ऑन लिंक्डइन, और लाइक मसले वहाँ पर लिंक्डइन वाली साइड पे. दूसरा, आपको जो इतनी दिक्कत पेश आ रही है एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स को हायर करने में, तो आर नॉट देयर एनी फर्म्स विच कैन गिव यू ट्रेंड एम्प्लॉयज़ या ट्रेंड रिसोर्सेज फॉर यू? बिकॉज ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. मुझे एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चाहिए लेट्स से, और मैं कहता हूँ कि मैंने उसकी सिर्फ CV देख ली या लिंक्डइन पे देख लिया, चलो उसने काम किया, मैं उसको कोल्ड ईमेल करके हायर भी करता हूँ, लेकिन फिर वही वाली बात है, उसको समझ नहीं आती, आप उसको मज़ीद ट्रेनिंग देते हो, फिर हायर फायर वाला सिचुएशन निकलता है. तो पाकिस्तान में इस चीज़ का फुकदान है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि आपको वेल ट्रेंड दे, जिसमें सही है उनका अपना कमीशन हो, मार्जिन हो, अपनी एक फ़ी हो, अपना एक रिटेनर हो, बट दे गिव यू अ स्किलफुल पर्सन ताकि आपका टाइम बचे और ये और प्रोडक्टिव कामों में लगे. नहीं, अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए एटलीस्ट कोई ऐसी कंपनी नहीं है पाकिस्तान में जो इस तरह की सर्विसेज दे सकें. आई थिंक सबसे बड़ा जो इस वक्त स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर क्राइसिस है वो टेक साइड पे है. सो डेवलपर साइड हो गए, डेवऑप्स के लोग हो गए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लोग हो गए. ये लोग जो हैं ये नहीं मिलते अब, बिकॉज जो अच्छे लोग हैं वो या तो मुल्क से बाहर चले गए, बी या तो वो पाकिस्तान में बैठ के फॉरेन कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं. बिकॉज कोडिंग इज़ अ लैंग्वेज, इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. तो अगर आप किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट हैं तो आप पाकिस्तान में बैठ के जर्मनी की कंपनी के लिए काम कर सकते हैं ईजिली, एंड देन यूर अर्निंग इन डॉलर्स और यूरोज एंड स्पेंडिंग इन रुपीज़. तो यू आर अ किंग. तो उस लेवल से कम्पीट करना पाकिस्तानी कंपनीज के लिए बहुत डिफिकल्ट है. एंड देन अगेन startups themselves are running after this tech talent. So I think that I foresee a time in which SadaPay will eventually have to take completely fresh people, like a batch of fresh techies, let's say, and उनको हम कुछ 3 से 6 महीने की अपनी ट्रेनिंग दें. Because
आई फील दैट इफ़ इट इज़ कमिंग फ्रॉम एन एक्सटर्नल कंपनी, वो हमारी तरह नहीं ट्रेन कर पाएगी उनको, हमें फिर भी उन पे मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? बिकॉज वो अपनी हमारी जो कोडिंग प्रैक्टिसेस हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं देन मोस्ट, एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द USPs जो हम समझते हैं कि हमारा जो सीक्रेट सॉस है वो हमारे इंटरनल जो कोडिंग टेक्निक्स हैं. सो वो हमें फिर भी ये करना पड़ेगा. तो इट्स बेटर फॉर अस टू मे बी टेक अ फ्रेश बैच जो कि बिल्कुल एक कोरा कागज़ हो, नए नए ग्रेजुएट्स हों, और उनको हम अपने उसमें ट्रेन कर लें. आई विल गिव यू एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल. सो टेक के अंदर वी हैव हायर्ड पीपल हु आर एक्सट्रीमली यंग. सो वी हैव अ डेवलपर राइट नाउ जो कि 19 साल का है, और उससे भी छोटा हमारे पास एक पार्ट टाइम काम कर रहा है विच इज़ 16 years old. Wow. Yes. और लीगली हमें उसके पेरेंट्स से इजाज़त लेनी पड़ी बिकॉज ही इज़ नॉट अलाउड टू साइन दैट कॉन्ट्रैक्ट. बट ही इज़ अ सुपरस्टार. ही इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट डेवलपर्स दैट इज़. सो हमें कोई कबाहत नहीं है कि हमें हीरे कहीं से भी मिल जाए. वी विल टेक देम. डिग्री की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली टेक के अंदर तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. Another aspect that I'd like to touch on is that कि जो अगर मुझसे लोग पूछते हैं कि जी आप क्या एडवाइस करेंगे लोगों को गोइंग फॉरवर्ड के किस तरह से वो करें. सो आई थिंक दैट एक जो ट्रेंड आ रहा है, एंड आई थिंक सिटिंग ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल मुझे नज़र आ रहा है, डिग्रीज आर गोइंग टू बिकम ऑप्शनल. ओके, सादा पे के अंदर मोस्ट पोजिशंस पे हम लोग डिग्रीज नहीं मांगते. What about other startups? I can't speak for them. So Like, do you have any idea? Because I actually don't. That's a good point. I don't. I still feel that जो ROI है डिग्री का पाकिस्तान में वो अच्छा नहीं है. So for example, मैं अपने अगर बेटे, मैं 3 बेटे हैं माशाल्लाह मेरे. So I foresee कि अगर वो कल मुझसे कहें कि मैं टेक के अंदर करियर परस्यू करना चाहता हूँ, तो फॉर देम अ डिग्री विल नॉट बी इम्पॉर्टेंट एट ऑल. ऑफ कोर्स देयर विल बी डिग्रीज नीडेड लाइक फॉर लॉयर्स एंड डॉक्टर्स. आप वो यूट्यूब पे सीख के तो नहीं कर सकते, इंजीनियर्स, थिंग्स लाइक दैट. बट आई थिंक फ्रॉम अ टेक पॉइंट ऑफ व्यू आप कोडिंग सीखनी है ना आपने, फॉर एग्जाम्पल वेब डेवलपमेंट सीखनी है, वो तो आप आराम से ऑनलाइन सीख सकते हैं. सो और अपने पेस पे सीख सकते हैं. अपने पेस का मतलब ये है कि 16 साल में आप सादा पे के एम्प्लॉय बन सकते हैं, and you are as good as anybody else because आपका जो इंटरेस्ट था वो इतना था कि जो लोग 25 साल में जाके सीख रहे हैं वो आप 16 साल में जाके सीख चुके हैं, बिकॉज इंटरेस्ट था. तो इंटरेस्ट में आपने देखा होगा अपनी जब ज़िंदगी तुम देखो तो जो चीज़ में इंटरेस्ट था आपने सुबह शाम एक कर दिया, राइट? तो वो आप बड़े एडवांस लेवल पे चले गए बहुत जल्दी दूसरों से एज़ कम्पेयर टू. तो आई थिंक दैट जनरली जो यंगस्टर्स हैं उनको इवेल्यूएट करना चाहिए कि उनके इंटरेस्ट कहाँ लाए करते हैं. दिस इज़ नॉट एडवाइस सेइंग फॉलो योर पैशन, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि पैशन के पैसे मिलें. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जो इंटरेस्ट हैं वो ऐसे हों कि उसके मुआवजा भी मिले आपको, सड़क पे ना आ जाए खुदा ना खास्ता पैशन फॉलो करते करते. सो आई थिंक दैट फॉर टेकीज़ definitely they should learn from online platforms, and they should do it much earlier than others. So for example अगर डिग्री में आप 22-23 साल के निकल रहे हैं बाहर, तो ऑनलाइन खुद करके 18 साल में निकल आओ. एंड फॉर एग्जांपल हम कैसे जज करते हैं किसी टेकी को, हम उसको टेस्ट देते हैं, अपना टेस्ट देते हैं कि यार कोडिंग का एक ये टेस्ट है, ये करके दिखाओ. वो जैसे ही हमें करके दिखाता है, ही इज हायर्ड, गेम ओवर. लाइक मुझे मैं क्या करूंगा डिग्री का. बहुत सारे डिग्री वाले आए, बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले आए जो हमारे टेस्ट पास नहीं कर सके. इस 16 साल के लड़के ने कर लिया, इस 19 साल के लड़के ने कर लिया, तो फिनिश. देन व्हाई डू आई नीड अ डिग्री? सो बहुत सारे एरियाज में हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड आई थिंक दैट द यंगस्टर्स नाउ have an amazing opportunity to kickstart their career much earlier. They start earning much earlier. They start investing much earlier. They become financially independent much earlier. और वो फिर ज़िंदगी अपने बलबूते पे जिएंगे, वो किसी की सैलरी के मोहताज नहीं रहेंगे. And I'm also very passionate in making sure that because we are a very young company, the average age of SadaPay is 25. So मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस सीखा है इस प्लानट पे रहते हुए, तो वो बताएं कि लाइक डोंट वेट फॉर अदर पीपल्स परमिशन. यानी कि डिग्री क्या है? डिग्री एक परमिशन है कि यार आपने एक्स अमाउंट ऑफ टाइम लगाया
और अब आपको ये एक पर्चा मिल गया है कि जी अब आपको परमिशन है नौकरी का अप्लाई करने की. दुनिया चेंज हो गई है, राइट? नाउ डोंट वेट फॉर परमिशन, डू इट, यू नो. और अगर आप में तप्पड़ नहीं है तो नहीं है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में टाइम गुजारो, पार्टी है. I'm just curious how you hired that 16-year-old guy. Where did you find him? Like, just like out of curiosity, like, did you find him like on Facebook or LinkedIn or somebody LinkedIn. referred? LinkedIn. The 16-year-old 16-year-old guy was on a LinkedIn. Yeah, yeah. Wow. He's a superstar. Very professional kid. Great personality. और skills तो थे ही हमेशा से. And he reached out. खुद रीच आउट किया उसने. ही इज सो कॉन्फिडेंट माशाल्लाह दैट ही रीच आउट एंड सेड कि यार आई एम इंटरेस्टेड. हमने कहा अच्छा, नो प्रॉब्लम, ये टेस्ट है, ये करके दिखाओ. एंड हमारा काफ़ी टेक साइड के ऊपर काफ़ी ट्रिकी प्रोसेस है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा वेट करते हैं बिकॉज हमारा एज अ टेक कंपनी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया इज़ द डेवलपर साइड ऑफ थिंग्स, द टेक टीम. तो वो हम बहुत केयरफुली लोगों को एवेल्यूएट करते हैं. एंड ही पास्ड. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. हर साल बहुत बड़ी तादाद में ग्रेजुएट्स निकलते हैं. और फिर मैं यहाँ पर उन ग्रेजुएट्स की बात करूँगा जो टेक्नोलॉजी फील्ड से हैं, जो कि कंप्यूटर साइंसेस से हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग से हैं, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड से हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो फारिग होते हैं ना, तो उनके पास वो स्किल नहीं होती. वो फिर जहाँ भी जाते हैं, जिस तरह आपने कहा ना, फ्रेश बैच को उठाते हैं, उनको खुद ही ट्रेन करते हैं. तो मैंने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर लाइक नॉट एम्प्लॉयबल. एंड connecting with this, if I were to ask you like the message for the youth, इतनी बड़ी तादाद में यूथ हर साल फारिग हो रहा है, एम्प्लॉयबल ही नहीं है, आप मैसेज दें कि किस तरह वो एम्प्लॉयबल हो सकते हैं. जैसे आपने तो बता दिया, इफ़ यू आर कमिंग टूवर्ड्स द टेक साइड, सही है, टेक्नोलॉजी साइड, कोडिंग साइड, तब तो आपको डिग्री की ज़रूरत ही नहीं है. सही है, आप जो हैं वो अगर आप फारिग हो रहे हैं 20-22 साल में, तो आप तो 16 साल में भी अगर आपका पैशन है कोडिंग सीख सकते हैं. बिल्कुल. What is your message to those who are graduating for universities, जो कि अभी पढ़ रहे हैं, they are like in their 6th semester, 7th semester, 5th semester, जो कि already enroll हो चुकेंगे, साल 2 साल में वो निकलेंगे, और वो भी इसी, since they belong to technology, तो technology की field is always evolving. What they should do in order to have an amazing career? So first message to them is that they are extremely lucky कि वो इस एज में ऊपर आ रहे हैं जहाँ anybody is accessible from with the click of a button. तो अगर आपको Facebook के CEO से बात करनी है तो it is possible to reach Mark Zuckerberg. It's not easy, but it's possible. 10 साल 20 साल पहले तो आप कहते हैं कि यार फॉर एग्जांपल मैं शेल ग्लोबल के CEO से बात करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल, नामुमकिन. कैसे पहुँचते आप उस तक? नामुमकिन था. तो एक तो ये है कि देयर आर CEOs एंड डिसीजन मेकर्स हु आर एक्सेसिबल. तो मैं चलो ज़करबर्ग की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ कि जी सादा पे का CEO एक्सेसिबल है. अब आपने अगर ये डिसाइड किया है कि यार ये कंपनी है जिसके लिए मैंने काम करना है, तो हाउ डू यू कम ऑन आवर रेडार, हाउ डू यू स्टैंड आउट? तो यू हैव टू थिंक ऑफ वेज टू प्रूव योर सेल्फ टू सादा पे, फॉर एग्जाम्पल, कि मैं आपके लिए ये मसले सॉल्व कर सकता हूँ, राइट? सो be very harsh on yourself and figure out कि यार मेरी कोई वैल्यू है. मैं अगर कल मैं कहता हूँ कि मुझे आपके लिए काम करना है, तो मैं क्या ऑफर करूँ? हाउ डू आई प्रूव माई सेल्फ कि मैं इनके ये मसले सॉल्व कर सकता हूँ? सो गिरेबान में झांकने वाली बात है कि आप डिग्री को आपने क्रच बनाया हुआ है कि अगर मैं लम्स की डिग्री लेके निकलूँगा तो सादा पे मुझे ट्रस्ट करेगा कि यार अच्छा लम्स ने इसको ओके कर दिया तो ये ठीक है हमारे लिए. या आप में अपनी तप्पड़ है अपने आप को मनवाने की. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट एज एन एक्शन प्लान इज दैट ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, विच एवर यू आर कंफर्टेबल इन, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कंफर्टेबल ऑन वीडियो, डू यूट्यूब. इफ यू आर कंफर्टेबल ऑन रिटन फॉर्म, डू ब्लॉग पोस्ट्स ऑन लिंक्डइन और फेसबुक और समवेयर, राइट? If you feel that you're more of an entertainer, तो आप प्रॉपर चीज़ एंटरटेनमेंट के तरीके से पेश करते हुए टिकटॉक पे भी कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि नाच गाने ही करें आप टिकटॉक पे. टिकटॉक पे आप इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी कर सकते हैं. सो आपने अपने आप को भीड़ चाल से अलग दिखाना है, राइट? एंड सो द प्लेटफॉर्म्स आर देयर एंड देयर फ्री. सो आई वुड एडवाइज मोस्ट किड्स इन यूनिवर्सिटी
to evaluate themselves very harshly, because दुनिया उनको बहुत harshly evaluate करेगी. Extremely competitive space. कोई favors नहीं देगा आपको, ठीक है. You know, so आप किस चीज़ के बेसिस के ऊपर आप कहेंगे कि यार मैं दूसरों से बेहतर हूँ. सो आई थिंक दैट यू हैव टू स्पेंड सम टाइम ऑन मेकिंग योर सेल्फ विजिबल. एंड अगेन वही बात है कि प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, उन पे अपने आप को लेकर आएँ. जो झिझक है, जो खौफ है, जो डर है कि सबसे बड़ा जो डर है लोगों को कि यार मैं अगर यूट्यूब पर आऊँगा तो दोस्त मजाक उड़ाएंगे, राइट. अगर आगे बढ़ना है तो दोस्तों का मजाक तो बर्दाश्त करना पड़ेगा दोस्त. सोसाइटी से डिफरेंट काम करना है तो सोसाइटी की उंगलियां तो उठेंगी आपके ऊपर. इट्स इनएविटेबल, बिकॉज यू नो अगर आप एक रेले में चलेंगे तो जाहिर बात है सब आपको साथ लेके चलेंगे, यार बड़ा अच्छा बंदा है ये, तो बिल्कुल वही करता है जो हम करते हैं. अगर आप वही करेंगे तो जाहिर बात है आप उसी लाइन में खड़े होंगे सबके सामने, फिर आप कहेंगे यार हम सबके पास लम्स की डिग्री है. मेरे पास सीवीज़ ऐसे आए, एक बैचेस में आते हैं जो एक ग्रेजुएटिंग बैच होता है जिसकी फॉर्मेटिंग सेम होती है, नहीं सिर्फ नाम चेंज होता है, और ऑफ कोर्स नीचे भी डिफरेंट होता है थोड़ा बहुत, लेकिन फॉर्मेटिंग सेम होती है बिकॉज वो एक क्लास से निकले हुए. और मैं लम्स की बात कर रहा हूँ. वाह. तो मैंने जब खोला वो बैच, क्योंकि हम फ्रेश हायरिंग कर रहे थे, तो एचआर ने मुझे बोला कि यार ये ग्रेजुएटिंग बैच है लम्स का. तो मैंने वो फोल्डर खोला, लिटरली 90% की फॉर्मेटिंग सेम हुई हुई है. लाइन यूं गई हुई है और यूं गई हुई है, और यहाँ चीज़ें लिखी हुई हैं और ऊपर नाम लिखा हुआ है और वही फॉन्ट यूज़ हुआ हुआ है. How do you differentiate yourself? तो प्लीज़ बिकम रियली ब्रूटल विद योर सेल्फ एंड से कि यार मुझ में क्या स्किल्स हैं और मैं उन स्किल्स को कैसे मनवाऊँ दुनिया को. एंड टू बी द थिंग दैट कम्स टू माइंड इज़ यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर ऑन द मीडिया प्लेटफॉर्म्स दैट आर अवेलेबल टू यू फॉर फ्री. लेकिन गट्स चाहिए. Let's see. Where do you see Pakistan going in 2030? Like, we are in a good direction. The government is doing all the things that they could do to make ease of doing business, and technology को वो adopt कर रहे हैं. इमरान खान साहब को चीज़ों की समझ आ रही है that this is the future, this is how the real economy will stimulate and things like that. In perspective to fintech, if I were to ask you draw a picture, what we are seeing in 10 years, being like FBR, SCCP, की जो regulations हैं स्टेट बैंक की है, do you think we are heading in the right direction, and where you see the country in 2030? Perspective to fintech. So overarching एक perspective तो मैं ये देना चाहूँगा लोगों को from my point of view, please stop watching the news. Okay? ये जो 24 घंटे वाले चैनल्स हैं इनको देखना बंद करें. ये सिर्फ आपके ज़िंदगी में टेंशन क्रिएट करने के लिए पैदा हुए, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. रिसेंटली मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि बैड न्यूज़ जो है ना वो ट्रैवल करती है, गुड न्यूज़ ट्रैवल नहीं करती. अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम जब गारों में रहते थे, तो जब गारों से बाहर निकलते थे तो देयर वाज अ रियल चांस ऑफ डाइंग, क्योंकि कोई शेर खा जाएगा, कोई रीछ पंजा मार देगा, तो इट वाज वेरी लाइकली कि यू कुड डाई जस्ट हंटिंग फॉर फूड. ओके, तो हमारा जो ब्रेन है ना वो अभी तक प्री हिस्टोरिक ब्रेन है, इतना इवॉल्व नहीं हुआ जितना हम अपने आप को समझते हैं. तो जो बैड न्यूज़ वाला जो सिनेरियो था ना उस गारों के ज़माने में वो बड़ा इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज जब पहले एक बंदा आता था तो वो बताता था अपने कबीले को कि यार इस एरिया में डेंजर है तो यहाँ नहीं जाना है. तो कबीले इसी तरह सर्वाइव करते थे कि एक दूसरे को वो बताते थे. सारी बातें इंटरनेट तो नहीं होता था ना, वर्ड ऑफ माउथ ही ट्रैवल करता था. तो हमारा जो प्री हिस्टोरिक ब्रेन है इट्स वायर्ड टू ट्रांसमिट बैड न्यूज़. तो जब आप ये ख़बरें देखते हैं 24 घंटे, तो आप इंटरनलाइज करते हैं सबसे पहले, और फिर आप उस चीज़ को दूसरों को बताते हैं. तो आपकी तरफ से एक नेगेटिव मैसेज जाता है मुल्क के बारे में टू द होल टू योर सर्कल, और फिर वो सर्कल दूसरों को बताता है, फिर वो सर्कल. तो एक पेसिमिज्म की लहर कंट्री में आ जाती है. मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जो गोरे हैं वो आके कंपनियां सेटअप कर रहे हैं, मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं पाकिस्तान की. दराज की जो मैनेजमेंट है वो गोरी है, राइट. हमारा जो CEO है वो अमेरिकन है. सो व्हाट आर दे सीइंग दैट वी आर नॉट सीइंग, राइट. सो एक तो ये है कि पाकिस्तान के जो फंडामेंटल्स है वो बिल्कुल ठीक है. गवर्नमेंट्स डे टू डे बेसिस पे ऊपर नीचे सारी दुनिया में होती हैं, और 24 आवर न्यूज़ साइकिल का मतलब ही यही है कि आपको हर वक्त लोगों को जो है वो सनसनीखेज़ खबरें पहुंचानी और कहना है कि कल जो है वो तबाही मचनी है, क्योंकि बैड न्यूज़ ही ट्रैवल करेगी. आप बैड न्यूज़ के लिए ही चैनल खोलेंगे, आप गुड न्यूज़ के लिए चैनल नहीं खोलेंगे.
तो एक तो ये है कि वो देखना बंद करें और फिर थोड़ा बिग सांस लें, कामनेस लाएं अपनी ज़िंदगी में और बिग पिक्चर देखें कि यार पाकिस्तान के फंडामेंटल्स ठीक हैं या नहीं है. एंड एज आई सेड, जो मैंने आपको बताया कि 5th मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड, हाईली कनेक्टेड एंड हाईली यंग. तो ये जो चीज़ें हैं, मिडिल क्लास इज़ गेटिंग बिगर इन पाकिस्तान. आपको ये जो एग्जांपल्स हैं ये बहुत जगह मिलती हैं. लाइक किसी भी चीज़ में देख लो, चिप्स की जो ब्रांड्स आ गई हैं, फ्रोज़न. आई वाज जस्ट डिस्कसिंग दिस विद माय वाइफ. आई मीन फ्रोज़न फूड्स क्यों आ रहा है पाकिस्तान में? फ्रोज़न फूड इस वजह से आ रहा है बिकॉज पीपल वांट कन्वीनियंस एंड दे आर विलिंग टू पे फॉर इट. और वो कौन पे कर रहा है? वो पे कर रहे हैं मिडिल क्लास के लोग. सो इस वक्त कम अज़ कम 8 से 10 ब्रांड्स तो हैं फ्रोज़न फूड्स की, जो कि केनन से लेके मेन्यू और सबरोसो और अभी कोई शेफ़ वन के नाम से भी कोई आ गया था. So this is a sign that the middle class is thriving in Pakistan and they are willing to pay for convenience. So you as a individual, can you make life more convenient for Pakistanis? आजकल तो ग्रोसरीज 10 मिनट में आ रही हैं आपके घर पे, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती. कल सर्दी थी, मुझे कोक नहीं पीने का दिल जा रहा था. I ordered on airlift. In 10 minutes I was delivered a carton of Coke at my home. हम किस चीज़ की कंप्लेन करते हैं? मतलब कोई कंप्लेन का कोई पैरामीटर तो होना चाहिए ना कि यार ज़िंदगी तबाह हो रही है. हर जगह आसाइश है आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बस वो वी आर ट्यून टू लुक एट बैड न्यूज़, बैड थिंग्स. हाय अल्लाह, ये ख़राब हो गया, ये पाकिस्तान तबाह हो जाएगा. 70 साल से तो तबाह हो रहा है. मतलब यही हो रहा है कि बस अब गया. अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग वेल. So Pakistan is a great country to set up a business in. Fintech, I believe, is definitely headed in the right direction. State Bank की तरफ से regular interventions हो रही हैं to make digital financial services easier to provide to users. हम जिस लाइसेंस के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द EMI लाइसेंस, ई मनी इंस्टीट्यूशन लाइसेंस. इसके बाद एक और लाइसेंस रिलीज हो चुका है विच इज़ कॉल्ड द डिजिटल रिटेल बैंक लाइसेंस, DRB लाइसेंस. और इसके अंदर और भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. तो जैसे मैंने आपसे कहा कि वो एक लिमिट है अमाउंट की, वो डिजिटल रिटेल बैंक के अंदर रिमूव है. वो आप करोड़ रुपए रख सकते हैं, डाल सकते हैं महीने के इस लाइसेंस के अंदर. ऑब्वियसली उसके अंदर दूसरे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, लेकिन स्टेट बैंक ने अपनी तरफ से एक बहुत प्रोग्रेसिव लाइसेंस ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया. इट केम आउट 2 weeks ago. सो अब कंपनीज लाइक आर्स कैन टेक दैट लाइसेंस. मे बी वी विल, मे बी वी वोंट, बट देर इज़ एन ऑप्शन कि आप वो लें और फिर आप एक पूरा डिजिटल वो खड़ा करें. अगेन बात यार वही कन्वीनियंस पे आ जाती है. ब्रांच बैंकिंग विल फिनिश ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इवन इन पाकिस्तान, बिकॉज ब्रांच में जाना इज़ गोइंग टू बी टू मच ऑफ अ हैसल. इट्स गोइंग टू बी, यू विल नॉट वॉन्ट टू डू इट. तो जैसे कोक घर पे डिलीवर हो रहा है, आप कहेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज भी घर पे डिलीवर हो ना, मुझे क्यों बुला रहे हो ब्रांच? वाई डू आई नीड टू गो टू द ब्रांच? मैं पार्किंग खुद करूँ, चलूँ खुद, पैसे खुद, वो पेट्रोल खुद जलाऊँ, फिर मैं लाइन में लगूँ तुम्हारी ब्रांच में आके. तो यू विल एज अ यूज़र यू विल कम्प्लीटली से नो, आई एम नॉट गोना डू दैट एनी मोर. एंड आई थिंक वही बात मैं कह रहा हूँ कि जब ये डिजिटल लाइसेंसेस के थ्रू जो कंपनियाँ सेटअप होंगी, बैंक सेटअप होंगे, वो फिर घर पे डोर स्टेप पे सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. एवरीथिंग विल बी इवेंचुअली प्रोवाइडेड एट होम टू यू. तो ब्रांच बैंकिंग itself, I feel that will shrink considerably. Banks will stay. Banks को कोई इंशाल्लाह मतलब खतरा नहीं है as such. Banks will survive. They have survived for a very very long time. Banks do some things really really well. तो corporate financing बहुत अच्छी provide करते हैं, trade services बहुत अच्छी provide करते हैं. They will do that. But I think retail के अंदर I feel that digital platforms will thrive. क्योंकि रिटेल यूज़र जो है वो कहेगा भाई मुझे कन्वीनियंस चाहिए, मुझे अब झमेले नहीं चाहिए. आई कैन नॉट हैंडल इट एनी मोर. Thank you very much, Umar Bhai, for your valuable time and your valuable insights in the fintech industry. Really appreciate कि आपसे इतनी डिटेल में बात हुई और मेरा ख़ुद भी जहन खुला, because I have those questions in my mind कि मुझे नहीं था पता. And I hope कि हमारे audience को भी इस एपिसोड से बहुत फ़ायदा होगा. Make sure you subscribe to the channel and share this particular episode with your friends and family as well. Thank you once again.